हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था आप लोगों को, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मुझसे हो गई थी। सो उसके लिए सॉरी। हो सकता है आपके क्वेश्चंस ना लगे हों या आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया था। देखिए, वहां पे मैंने लिख दिया था ना 360 पॉन्ड, मतलब 360 तालाबों से वो पानी निकाला जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो तालाब एक ही था, बट वो तालाब जो था वो 360 मीटर गहरा था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका लग जाएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया, और बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 360 मीटर जो है वो उसकी गहराई है, हाइट है। तो देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लगाने की, तो ये एक तालाब है जो 360 मीटर गहरा है, यानी इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो ये हो गई 360 मीटर। फिजिक्स को लगाने के लिए ना विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। अब इसके अंदर से एक मोटर लगाया गया है। वो मोटर क्या कर रहा है? वो मोटर, मान लो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा मोटर बना दिया, इधर से पानी निकाल रहा है, यहाँ से मोटर लगाया गया, यहाँ से पानी वो क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से पानी वो खींच रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे पानी बाहर कर रहा है। अब ये जो मोटर लगा है, ठीक है, अच्छा नहीं बना है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि यहां से पानी निकाल करके आधे घंटे के अंदर 373 केजी पानी जो है वो मोटर क्या कर दे रहा है? बाहर कर रहा है। कितने देर के अंदर? तो आपको पता चला होगा हमें दिया क्या क्या गया है। देखिए ध्यान से, मास दिया गया है 373 केजी, यानी कि पानी का जो द्रव्यमान है वो 373 केजी दिया गया। टाइम दिया गया है 30 मिनट दिया गया है। तो अगर इसको हम सेकंड में चेंज करें, चूंकि सारी वैल्यू जो है वो एक सेम यूनिट में होनी चाहिए, आप कह सकते हो एमकेएस में होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा एमकेएस में लगता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 30 मिनट की बात करें, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो एमकेएस में ही लगते हैं। 30 मिनट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 1800 सेकेंड। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर हम बात करें कि हाइट कितनी है, ये जो पॉन्ड है इसकी हाइट कितनी है, तो एच की वैल्यू आपको मिली है 360 मीटर। तो ये मीटर में है, किलोग्राम में है, ये सेकंड में है, सारी वैल्यू हमारी एमकेएस में हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब सवाल को फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द पावर ऑफ पंप इज 373 kg of water comes out from 360 meter deep pond in half an hour। आधे घंटे के अंदर एक पंप जो है वो 373 किलोग्राम पानी 360 मीटर गहरे कुएं से बाहर कर रहा है। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है उसकी पावर। पावर वाली फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क टाइम तो हमें मिला है 1800 सेकंड। वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए, वर्क क्या है, यहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है? वो किया जा रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, या आप कह सकते हो टोटल जो काइनेटिक सॉरी जो इस मोटर की यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो कितनी है? तो टोटल की टोटल स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि पानी इसके अंदर क्या है? स्थिर है, और इसे 360 मीटर की ऊंचाई पर पंप जो है वो मोटर जो है वो खींच रहा है। पंप जो है वो क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो अगर हम वर्क की बात करें, इस केस में काम क्या किया जा रहा है? तो पानी को खींचना, पानी को खींचना, यही तो काम किया जा रहा है। अब पानी कितनी हाइट तक खींचा जा रहा है? तो आपको पता चला कि भैया 360 मीटर की ऊंचाई तक खींचा जा रहा है। और कितना वेट है पानी का? कुल कितना पानी खींचा जा रहा है? तो कुल खींचा गया है 373 किलोग्राम। तो फॉर्मूला यहाँ पे जो बनेगा वो हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाई टी। ये चीज ध्यान से समझिएगा, चूंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, यानी उस पानी की जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, हम नहीं, मोटर काम कर रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 373। और g की वैल्यू यहाँ पे हम 10 लेंगे। अगर नॉर्मली आपके क्वेश्चन में g की वैल्यू लिखी नहीं गई है तो आप 10 लेके लगा सकते हैं। ठीक है, और h की वैल्यू हम कितनी लेंगे? तो h हाइट कितनी हो जाएगी? 360। अब यहां से हम किसको भाग कर दें? तो 1800 से हम भाग कर देंगे। तो देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 18 दुना कितना हो गया? 36। मल्टीप्लाई करा दो तो यहां से हो जाएगा 373 का 350 का 700, और 23 दुना कितना होता है? 46। तो 750 और 46, 750 और 46, 796। 3 दुना 6, 7 दुना, सॉरी, 3 दुना 6, 7 दुना 14,
यहाँ पे हो जाएगा 4 और फिर ये हो जाएगा 1 कैरी करेगा, 3 दूना 6 और 1 7। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो 346। अब देखो पावर की यूनिट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होती है? 346 वाट, सॉरी 746 वाट का, जिसे हम 1 हार्स पावर बोलते हैं, 1 हार्स पावर बोलते हैं, ये याद रखिएगा। वहां पे मोटर जब आप खरीदने जाते हो ना, तो हॉर्स पावर में आप खरीदते हो, तो 746 वाट को 1 हार्स पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था। अब जितने भी लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि द जोरावर क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना नाम और जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पोस्ट को लिख करके भेज दें, जिससे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन होगी वीडियो से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, आई होप सब लोगों ने भेजा होगा, जो लोग नए हैं वो लोग भेज दें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आज आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो अच्छे से सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए लगाने के लिए, बहुत मजा आने वाला है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस पहले, सारे ऑप्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ध्यान से एनालिसिस करेंगे। लिखा गया इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, यानी कि इन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजेस। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगी। पहले केस की बात ये कही जा रही है। दूसरा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दूसरा केस जो कह रहा है वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किसके बराबर हो जाएगी? ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तीसरा है द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कम हो रही है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ नंबर, तो इसमें दिया गया द फॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी दिखाई गई है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी इसमें दिखाई गई है मैक्सिमम। तो अब आपको ये बताना है इस केस की एनालिसिस करके कि अगर किसी भी बॉल को आप 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ रहे हो, तो जो बॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके केबीएस में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पे आधारित होते हैं। ठीक है, अगर 10 मीटर की ऊंचाई से हम एक बॉल छोड़ रहे हैं, मान लीजिए यहां से एक हाइट है 10 मीटर की, और उस बॉल को हम यहां से क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। तो इस केस में ये जो एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी है यहाँ पे, एक है पोटेंशियल और एक है काइनेटिक। दोनों जो एनर्जी हैं इनमें क्या वेरी करेगा, क्या स्टेबल रहेगा, ये आपको बताना। तो देखिए हाइट कितनी भी हो ये मैटर नहीं करता है, बस आपका मैटर क्या करता है कि ये जो 10 मीटर की हाइट है, बॉल नीचे से नहीं छोड़ी जा रही है, ऊपर से छोड़ी जा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर के टाइम पे बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी एनालिसिस आपको करवा रहा हूं। केवल अगर बॉल यहां है, जब एकदम ऊपर है, अभी वो नीचे नहीं आ रही है, एकदम ऊपर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ध्यान से समझिएगा, मैं आंसर नहीं बता दिया हूं अभी। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इस टाइम पे जीरो होगी। बट रिमेंबर इट गाइज, जब ये बॉल बिल्कुल जमीन पे आने वाली होगी, उस केस में ऊपर वाले का उल्टा होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जब बिल्कुल जमीन पे आने वाली होगी। मैं तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब जमीन पे आने वाली होगी तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जब जमीन पे आ जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी। और सॉरी, हाँ बिल्कुल, जब जमीन पे आने वाली होगी तो इसके अंदर बिल्कुल अभी जमीन पे गिरी नहीं होगी, बस यहीं पहुंची होगी कि बस जस्ट गिरने वाली होगी। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर नहीं रह जाएगी, इसके अंदर पूरी की पूरी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस ड्यूरेशन में ये जो प्रोसेस हो रही है, इस ड्यूरेशन में कौन सी चीज बढ़ रही है? तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो रही है, और कौन सी चीज घट रही है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घट रही है।
तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या निकलता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, देखो जीरो से कहां पे आ गए हम, मैक्सिमम पे आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों हो रही है, क्योंकि देखो मैक्सिमम से हम कहां पे आ गए हैं, हम जीरो पे आ गए हैं, सो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ऑप्शन ढूंढो कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज दिया है और काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है, इंक्रीज दिया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस फॉल पीरियड, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डाउन होती जाएगी, क्योंकि बॉल जो होगी वो स्पीड में आएगी, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा स्पीड में आएगी, ठीक है। तो बॉल जो होगी वो स्पीड में आने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक बताता हूँ, एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मान लीजिए एक कॉइन दे देता हूं मैं, मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइन है या कोई बॉल है और एक पेपर है, ठीक है। दोनों को एक साथ एक समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है नीचे की तरफ आने के लिए। एक हाइट है, एच हाइट से इसको छोड़ा जाता है नीचे की तरफ आने के लिए, ठीक है। और दोनों जब नीचे आते हैं तो कौन सी चीज सबसे पहले जमीन पे आएगी नीचे और क्यों आएगी, उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है। देखिए दोनों की केस के अगर बारे में बात करें, दोनों का केस के बारे में अगर हम बात करें, भले इनका मास जो है वो इक्वल हो, अगर हम दोनों के केस के बारे में बात करें तो जब ये नीचे चलेंगे तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। आप देख सकते हो कि वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बिकॉज मास तो वही रहेगा ना, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, और वेलोसिटी की बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर इनकी हाइट सेम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हाइट सेम है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दोनों की वो भी सेम होगी। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, ये भी एक कंक्लूजन है, आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों की वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। अगर इसको हम v2 ले लेते हैं, इसको v1 ले लेते हैं, तो v1 और v2 जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। बट फिर भी ये कागज का जो टुकड़ा है, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये देरी से नीचे आएगा और ये जो सिक्का है ये जल्दी नीचे आएगा। उसका रीजन क्या है, ध्यान से अब समझिएगा। इस सिक्के की सरफेस एरिया, अगर इस सिक्के की सरफेस एरिया के बारे में आप बात करोगे कि इस सिक्का कितना स्थान या कितना इसका सरफेस एरिया है, तो जो सरफेस एरिया के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये बहुत कम आएगा, क्योंकि इसकी रेडियस छोटी होगी, सिक्का छोटा होगा, रेडियस छोटी होगी। वेट भले दोनों का इक्वल है, डजंट मैटर, m1 और m2 इक्वल है, डजंट मैटर, बट आपका जो एरिया है ना कॉइन का, उसके रिस्पेक्ट में कागज का एरिया ज्यादा है, ठीक है। कागज का एरिया क्या है, वो ज्यादा है। तो जब कागज नीचे आएगा तो इसको ज्यादा एयर रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, यानी एयर को ज्यादा, एयर इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, और ये कागज जो होगा ना वो ऐसे लहराते हुए नीचे आएगा, ठीक है। और क्वाइन जो है इसका एरिया कम है, तो ये एयर रेजिस्टेंस कम कम इस पे लगेगा, और जिसकी वजह से ये जल्दी नीचे आएगा, डायरेक्ट नीचे आएगा। और कागज जो होगा वो क्या होगा, वो ऐसे घूमते हुए नीचे आएगा। सो ऑल इज डिपेंड ऑन एरिया। एरिया अगर इसका ज्यादा है तो वो देरी से आएगा, और एरिया अगर कम है तो वहां पे जो सिक्का है वो जल्दी नीचे आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टूडेंट कैरीज अ बैग वेटिंग 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। एक बच्चा है जो ग्राउंड फ्लोर से 5 किलोग्राम का बैग कैरी करके कहा जा रहा है, टू हिज क्लास ऑन फर्स्ट फ्लोर, अपनी क्लास में जा रहा है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। दैट इज 2 मीटर हाई, जो कहां पे है, 2 मीटर ऊंचाई पर है। द वर्क डन बाय द बॉय इज, बच्चे के द्वारा जो काम किया जाएगा वो कितना होगा। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। तो डी की वैल्यू तो आपको पता है, डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर की है। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां से फोर्स फाइंड आउट करें तो फोर्स के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, m इंटू ए। चूंकि बच्चा नीचे से ऊपर जा रहा है
ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है और ये जो हाइट है वो कितनी की है, वो 2 मीटर की है। 2 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें, ये तो डिस्टेंस हो गई ये। अगर हम इस केस में बात करें ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो एक है इसे हम जी लेंगे, ठीक है। और इस वैल्यू को हम कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और मास जो है वो कितना दिया गया है, 5 दिया गया। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे आप तो आपको मिलेगा 50 न्यूटन। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितने न्यूटन का हो रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो F की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 50 न्यूटन। D की वैल्यू कितनी है, 2। मल्टीप्लाई करा देंगे तो 100 जूल। चूंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, इसलिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, केवल फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं आज, ठीक है। और एक चीज और, जितने लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो सबसे पहले जाके प्ले स्टोर पे जोरावर क्लासेस का ऐप सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। और हमारा जो केबीएस का कोर्स है, सबसे अच्छा वंडरफुल जो कोर्स है, उसकी डेमो क्लासेस उस ऐप पे दी गई हैं। आप लोग उस डेमो क्लासेस को सबसे पहले देखिए, समझिए। उसके बाद अपने आप को इस ऐप में इनरोल कराइए, क्योंकि इसके पहले 800 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को इनरोल कर लिया है। और ये 800 प्लस 300 प्लस वीडियोज को देख के अपनी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को एकदम कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इन 800 लोगों का प्लानिंग क्या होगा, नोटिफिकेशन के टाइम पे ये लगभग 2 से ढाई घंटे डेली केवल केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। अब देखिए, आप लोग भी अपने आप को इनरोल कराओगे, मुझे पता है सब लोग कराओगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि सर अभी क्यों कराएं, तो उसका रीजन समझिए। ये जो 800 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने इनरोल करा लिया है, ये जल्दी से अपनी नोट्स बना करके और उस टाइम के लिए रेडी रहेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो ये क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। अब आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के टाइम पे कोर्स में अपने आप को इनरोल कराएंगे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा बर्डन क्या बनता है, वो होता है 300 प्लस वीडियोज, ठीक है। अब ये बर्डन क्यों बनता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा एग्जाम आपको करा लिया जाएगा। तो अब 90 दिन में अगर आप 300 वीडियोज को खत्म करना चाहो तो आप खुद देख सकते हो, केवल वीडियो खत्म करने में ही आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज भी बच जाएगी। अब ये बच्चे जो 800 हैं, ये 3 महीने वो 90 दिन के अंदर ये क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। तो सोचो, अगर एक दिन में ये 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इनके पास 100 दिन का टाइम मिल गया, तो सोच के देखो इनके पास कितने क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। तो कहीं आप इस चीज में पीछे ना रह जाओ, उसके लिए जल्दी से डेमो क्लासेस देखिए, अपने आप को एनरोल कराइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपना पोस्ट सेंड कर दीजिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। और आप जब जैसे इनरोल कराओगे, हमारे हर टीचर्स का अलग से टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, जिसमें जो ऐप में बच्चे इनरोल हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स फेस देखी जाती है, हर टीचर अपना उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप टीचर्स के टच में आ जाओगे और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 यूनिट इज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक यूनिट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, चलिए बताइए जल्दी से। एक यूनिट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक यूनिट जो होता है ये होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 किलोवाट आवर जो होता है उसके बराबर होता है। अब ये जो 1 किलोवाट आवर है ये लिखा कैसे जा सकता है, तो ये ऐसे भी लिखा सकता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ये दो केस में ऐसे लिखा जा सकता है। 1 किलोवाट में अगर हम पता करें कि कितने वॉट होता है, ठीक है, अगर हम पता करें कि कितने वॉट होता है, तो 1 किलोवाट जो होता है उसमें 1000 वॉट होता है। कितना वॉट होता है, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये कितना होता है, 3600 सेकंड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों लिखे हैं हम। देखिए, आपसे पूछा गया है 1 यूनिट में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस होगी या कितनी एनर्जी के बराबर होगा। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वाट
सॉरी वर्क अपॉन टाइम, और एनर्जी को हम वर्क से डिनोट करते हैं, देन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि पावर में अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कराएं तब हमें एनर्जी मिल सकती है। तो पावर कितनी हो गई, 1 किलोवाट की हो गई, और टाइम कितना हो गया, 1 घंटे का हो गया। इन्हीं को कहते हैं हम 1 यूनिट। ठीक है, जो घरों में 1 यूनिट की बिल आता है, अगर 1 घंटे जो है वो 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट एनर्जी जो है हम खर्च कर दें, तो उसे हम 1 यूनिट का बिल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे 3 जीरो और 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 5। यानी इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणे 10 पर घात 5 वाट सेकंड, और इसी को हम जूल कहेंगे। ये जो वाट सेकंड लिखा है इसी को हम क्या कहेंगे, जूल करेंगे। तो 10 गुणे 5 जूल हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखो 36 गुणे 10 पर घात 5 जूल दिया गया है, तो ये आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है, ये पावर 6 कर देते हैं, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ये होता है। ये भी आंसर कहीं कहीं ऑप्शन में दिया होता है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर ऐसे पॉइंट में करके दिया होगा तो आपका आंसर यही सही होगा, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ अ पर्सन 60 kg climbed and 100 meter climbed and 100 meter steps of 10 centimeter height in 1 minute, what will be the strength of that person? कहा गया है कि 100 सीढ़ियां, स्टेप्स का मतलब यहाँ पे आप सीढ़ियां समझ लो। तो मान लो अगर सीढ़ी ऐसे ऐसे बनी है, ठीक है, ठीक है, और वो आदमी क्या कर रहा है, 100 सीढ़ियां चढ़ रहा है, ध्यान से समझिएगा। और ये आपका छत है, ठीक है, और ये सीढ़ियां बनी हुई हैं छत पे जाने के लिए। कितना अच्छा मैंने बनाया, देखो। तो सीढ़ियां जो बनी हुई हैं छत पे जाने के लिए, तो आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा है। अब इसको क्या करना है, इस तरह से 100 सीढ़ियां चढ़ना है। ये जो देख रहे हो आप, इस तरह से कितनी सीढ़ियां चढ़ना है, 100 सीढ़ियां चढ़ना है। और एक सीढ़ी की जो हाइट दी गई है, ये जो एक सीढ़ी की हाइट दी गई है, एक सीढ़ी की हाइट ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से 10 सेंटीमीटर हर सीढ़ी की हाइट है। तो अगर हम टोटल पता करें कि टोटल हाइट कितनी होगी, ठीक है, टोटल अगर हम हाइट पता करें, केवल हाइट पता करें, तो ये हो जाएगी 100 सीढ़ी है ही, और एक सीढ़ी की हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 1000 सेंटीमीटर। अब चूंकि वैल्यू हमें मीटर में पता होनी चाहिए, क्योंकि एमकेएस सिस्टम कहता है कि सारी वैल्यू मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होनी चाहिए। तो ये जो 1000 सेंटीमीटर है, इसमें आप क्या करो, 1000 सेंटीमीटर में 100 से भाग दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 10 मीटर। यानी उस आदमी को 10 मीटर की हाइट चढ़नी है। आदमी का वेट कितना है, 60 किलोग्राम। तो जो मास हो गया है वो है 60 किलोग्राम। हाइट हो गई है 10 मीटर। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि जो टाइमिंग दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दिया गया है t इक्वल्स टू 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट में, फिर से सवाल पढ़ते हैं। पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन, पावर पूछा गया है। पावर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क की जगह पे हम mgh लिखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर जाना है। ठीक है, इस केस में आप सिंपल से समझ लो, जब भी आप कहीं भी ऊपर चढ़ रहे होते हो तो mgh का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, जब भी आप कार्य के रिस्पेक्ट में बात करोगे। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में क्यों ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 60, m की वैल्यू कितनी दी गई है 60, इंटू g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, हाइट कितनी हो गई है 10, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अभी देखिए ये 60 से 60 कैंसिल, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो उसकी जो पावर हो गई है वो कितनी हो गई है 100, उसकी ताकत जो गई है वो कितनी हो गई है, उसका आंसर आ जाएगा 100। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया है इन 2 मिनट हाउ मच एनर्जी डज अ 200 वाट बल्ब ट्रांसफर। 2 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी एक 200 वाट का जो बल्ब है वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले तो फार्मूला बिल्कुल पावर वाला वही फार्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो वर्क निकालना है, तो सिंपल सा काम हो जाएगा, पावर इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे, एनर्जी यानी वर्क हमें मिल जाएगा। अब पावर कितनी दी गई है, तो ये दी गई है 200 वाट की,
टाइम कितना दिया गया है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब हो गया इसमें 60 सेकंड होंगे। मैं सेकंड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू सेकंड में ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60 दुना कितना हो गया 120, यहाँ हो जाएगा 200 गुणे 120 बराबर वर्क, या आप लिख सकते हो एनर्जी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा दो तो 12 दुना कितना हो गया 2400, 24 12 दुना हो गया 24 और यहाँ पे 1000, ठीक है। 24,000 जूल हो गया, ये एनर्जी हो गई। या इसी चीज को, क्योंकि आपको पता है 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है, तो अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 24 किलो वाट आ जाएगा आपकी एनर्जी। कितनी आ जाएगी 24 किलो वाट एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। इस तरह से हमारे आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। जितने लोगों ने इस सेशन को अच्छे से देखा है उन्हें समझ में आया होगा कि पावर और वाट से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये जो पावर का क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकता है आपका एग्जाम के अंदर, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, जहां पे हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, बिकॉज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन एटलीस्ट लगभग लगभग 6 वीडियोज में कवर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखा कीजिए, और आपको मैं होमवर्क भी देते रहता हूं। हालांकि इस वीडियो में मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया है, बट आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है वो ध्यान से फिर से 3 बार कम से कम रिपीट करेंगे, आपको कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।